नमस्कार। आज के क्राइम सीरीज में हम जिस सीरियल किलर के बारे में बात करने वाले हैं वो आपके और मेरे सोच के काफी परे है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई इतना हैवान आखिरकार कैसे हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान को दहला कर रख देने वाले निठारी कांड के बारे में, जिसमें हैवानगी की हदें पार हो गई थी। ऐसा क्या हुआ था निठारी में जिसे सुनने के बाद पुलिस को भी अपराधी के पास जाने से डर लग रहा था। इसके लिए देखिए ये पूरा वीडियो। 1 जनवरी 2007 का वो समय था जब पूरे हिंदुस्तान को निठारी कांड के बारे में पता चला था और सबकी रूह डर से कांप उठी थी। नोएडा के सेक्टर 31 में है ये निठारी गांव। दरअसल बात शुरू होती है 2006 के जनवरी से, जब निठारी से बच्चे गायब होना शुरू हो गए थे। गायब होने वाले बच्चे की उम्र कम से कम 7 से 14 के बीच की थी और केवल एक 16 साल की थी। गायब होने वाले बच्चों में लड़के और लड़की दोनों शामिल थे। जनवरी में बच्चों के गायब होने का सिलसिला जो शुरू हुआ था, उसमें मई तक लगभग 10 से 12 बच्चे गायब हो गए थे। गांव के लोगों को लगता था कि ये किसी भूत का काम है। लोग पुलिस के पास भी गए, अपने बच्चों की गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने ये बोलकर टाल दिया कि शायद वो कहीं भाग गए होंगे। फिर एक ऐसा कांड हुआ जिसके बाद धीरे धीरे इस खौफनाक कांड से पर्दा हटने लगा। दरअसल 7 मई को पायल नाम की एक लड़की गायब हो गई थी। उसके गायब होने के बाद उसके पिता नंदलाल ने पुलिस कंप्लेन की, लेकिन पुलिस ने कहा कि लड़की कहीं भाग गई होगी और हर केस की तरह ये केस भी टाल दिया। लेकिन पायल के पिता नंदलाल हार नहीं मान रहे थे और बार बार पुलिस के पास जाकर अपनी बेटी को पता लगाने का बोल रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस उनकी एक ना सुने। लेकिन आखिरकार जब पुलिस उनकी नहीं सुनी तो नंदलाल ने एक वकील किया और कोर्ट में पुलिस के खिलाफ याचिका दे दी और साथ ही साथ कोर्ट में यह भी बताया कि केवल पायल ही नहीं बल्कि उस गांव के बाकी बच्चे भी गायब हुए हैं, जिसके बारे में पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। और आखिरकार कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द FIR दर्ज करे। पायल के पिता अपनी बेटी को खोजने के लिए तमाम कोशिश कर रहे थे और खोजते खोजते आखिरकार उन्हें एक ऑटो वाला मिला, जिसमें लापता होने के दिन पायल बैठकर कहीं गई थी। जब नंदलाल ने उस ऑटो ड्राइवर से बातचीत की और पूछताछ किया, तब उसने बताया कि पायल लापता होने वाले दिन उसी ऑटो में बैठकर नोएडा के कोठी D5 में गई थी। उस ऑटो ड्राइवर ने उसे D5 के आगे छोड़ा और पायल के पास पैसे नहीं थे, तो पायल ने ऑटो ड्राइवर से वहीं रुकने को कहा और उसने कहा कि वो अंदर से पैसे लेके लौट रही है। लेकिन 15 मिनट गुजर गया तो ऑटो ड्राइवर D5 कोठी के गेट के बाहर पायल का इंतजार कर रहा था, लेकिन पायल नहीं आई। तब ऑटो ड्राइवर कोठी D5 में गया और बेल बजाया। फिर एक आदमी ने दरवाजा खोला और ऑटो ड्राइवर ने उसे पूछा कि पायल कहाँ है, तो उस आदमी ने कहा कि यहाँ जो लड़की आई थी वो जा चुकी है काफी पहले ही। ये बात उस ड्राइवर को उस कोठी का नौकर सुरेंद्र कोहली ने कहा था। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो 15 मिनट से गेट के बाहर ही खड़ा था और तब तक उसने ना ही किसी को गेट के अंदर आते देखा और ना ही किसी को गेट के बाहर जाते देखा। ये सारी बात सुनने के बाद नंदलाल को कोठी के मालिक सुरेंद्र पे शक हुआ। उस कोठी का जो मालिक था मुनिंदर सिंह, वो काफी पैसे वाला इंसान था। वो एक बिजनेसमैन था। उसका घर पंजाब में था, जहां वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था, लेकिन D5 में उसका आना जाना लगा रहता था। मुनिंदर सिंह की पुलिस से काफी अच्छी जान पहचान थी, इसलिए पुलिस ने भी बिना ज्यादा पूछताछ किए उसे जाने दिया। जब मुनिंदर सिंह ने अपने ऊपर लगे केस को हटाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दी, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और पुलिस को जल्द से जल्द इस केस की पूरी जांच पड़ताल करने को कहा। नंदलाल से प्रेरित होकर उस गांव के बाकी लोगों ने, जिसके बच्चे खो चुके थे, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई। तब जाकर पुलिस इस केस को लेकर थोड़ा सीरियस हुए और इस केस की खोजबीन में लग गए। फिर पता चला कि निठारी से जितने बच्चे गायब हुए थे, सबको आखिरी बार उसी कोठी D5 के पास देखा गया था। फिर पुलिस को भी ताज्जुब हुआ कि आखिर कोठी D5 के पास से ही बच्चे गायब क्यों हो रहे हैं। कोठी D5 में केवल 2 लोग रहते थे, मुनिंदर सिंह जो वहां के मालिक थे और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली।
जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला था। वो खाना काफी अच्छा बनाता था और पूरी कोठी की देखभाल भी वही करता था। जब पुलिस उस कोठी में खोजबीन के लिए गई तो वहां पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। पुलिस वहां से चली गई। अब गांव के लोगों को पता चल चुका था कि बच्चे D5 की कोठी से ही गायब हुए थे। तो पुलिस के जांच के बाद गांव के लोग वहां खोजबीन के लिए गए। उस कोठी के पीछे एक नाला था। वो नाला पीछे से बहता था, इसलिए उसमें किसी का ध्यान नहीं जाता था। उधर कोई जाता भी नहीं था। पुलिस को खोजबीन के बाद वहां के लोगों का हौसला बढ़ा और वो कोठी के पीछे खोजने के लिए गए। एक इंसान नाले के पास गया देखने के लिए, तो उसने देखा कि कोठी D5 के नाले के पीछे काफी सारे पॉलिथीन बैग फेंके हुए थे और सब अलग अलग साइज के थे। उस आदमी ने ये बात तुरंत पुलिस को बताया। फिर 31 दिसंबर 2006 को पुलिस का एक अधिकारी वहां पहुंचा और गांव के लोगों को वहां से एक प्लास्टिक निकालने को कहा। डंडे की मदद से एक आदमी ने उस नाले से एक प्लास्टिक निकाला और जब उसे खोला गया तो उसे इंसानी जिस्म का टुकड़ा निकला। वो जो पहला पॉलिथीन निकाला गया था उसमें किसी बच्चे के शरीर के घुटने के नीचे का हिस्सा था। ये देखकर वहां मौजूद सारे लोग की हालत खराब हो गई। उस नाले में केवल एक या दो नहीं बल्कि कई सारे पॉलिथीन थे। पुलिस ने सफाई कर्मचारी को बुलाया और पॉलिथीन निकालने के लिए कहा। पहली बार में लगभग 40 पॉलिथीन निकाले गए थे और सारे में इंसानी अंग थे। लेकिन एक बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि सारे प्लास्टिक में केवल सिर, पैर और पेट के नीचे का हिस्सा था, लेकिन गर्दन से लेकर पेट तक का हिस्सा किसी में भी नहीं था, किसी प्लास्टिक में नहीं। पुलिस को वहां से 17 सर मिले थे। इतनी लाशें मिलने के बाद 1 जनवरी 2007 को पुलिस ने मुनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली को हिरासत में लिया। जब लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई तो काफी सारी बातें सामने आई। लोगों का कहना था कि ये शायद अंग तस्करी का केस हो। डॉक्टर्स ने भी कहा कि जिस तरीके से शरीर के टुकड़े हुए हैं वो किसी प्रोफेशनल का ही काम लगता है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। सबसे पहले मुनिंदर सिंह ने पुलिस को बोला वो कोठी D5 में कॉल गर्ल्स को बुलाया करता था। पुलिस की छानबीन कोठी D5 में जारी थी। छानबीन के दौरान पुलिस को D5 से पायल का मोबाइल फोन मिला, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों से पूछताछ में सख्ती बरती। सबसे पहले मुनिंदर से पूछा गया तो उसने कहा कि इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। फिर सुरेंद्र कोहली से पूछा गया तो कोहली ने मान लिया कि ये फोन पायल का ही है। केस तो सॉल्व हो ही चुका था, लेकिन अभी भी पुलिस ये जानना चाहती थी कि असली कहानी क्या है। तो पुलिस ने वापस से पूछताछ शुरू कर दी। तो मुनिंदर सिंह ने सच बोलना शुरू कर दिया। वह बताया कि वह कोठी D5 में कॉल गर्ल्स बुलाया करता था, लेकिन एक दिन जब कॉल गर्ल्स नहीं आई तो उसने सुरेंद्र अपने नौकर से कहा कि वो किसी लड़की को लेकर आए। फिर सुरेंद्र गांव से एक लड़की लेकर आया। मुनिंदर ने पुलिस को बताया कि हाँ, मैं ये काम करता था, लेकिन मैंने कभी किसी का मर्डर नहीं किया और ना ही किसी बच्चे के साथ कुछ गलत किया। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि वो सच बोल रहा है। पर फिर शक की सुई सुरेंद्र पर जा अटकी कि अगर मुनिंदर ने खून नहीं किया तो आखिर सुरेंद्र ने ऐसा क्यों किया। सुरेंद्र कोहली से पूछताछ शुरू की गई। पहले तो वो अपना मुंह खोल ही नहीं रहा था, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद उसने सच बोलना शुरू किया। उसने पुलिस के सामने कबूल करना शुरू किया कि वो जिस दिन मुनिंदर सिंह के लिए गांव से लड़की लेके आया था, उसके दूसरे दिन मुनिंदर के घर निकल जाने के बाद उसने उस लड़की का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके मृत शरीर के साथ दुष्कर्म किया। और इतना ही नहीं, उसके शरीर के कुछ टुकड़े किए और उसका कुछ अंग अपनी किचन में पकाकर खा लिया और बाकी का शरीर कोठी के पीछे नाले में फेंक दिया। इस घटना के बाद कोहली को खून लग चुका था। उसके कुछ दिनों बाद एक बच्ची कोठी D5 के आगे खेल रही थी। कोहली ने उसे टॉफी का लालच देकर घर बुला लिया, फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और ठीक वैसे ही उसकी बाह और उसके छाती के हिस्से को किचन में पकाया और खा लिया और बाकी का शरीर पीछे नाले में फेंक दिया। और ऐसे ही कोहली ने कुल 17 बच्चों के साथ किया। ये सुनकर शायद आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात खुद कोहली ने अपनी जुबान से बताया है। देखिए ये वीडियो। और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था।
किचन में बनाया था। हाँ जी। कोहली को 12 से 13 केस में फांसी की सजा सुनाई गई। यहाँ तक कि एक में तो उसे डेथ पेनल्टी पे भी साइन कर दिया गया था। उसको फांसी होने ही वाली थी। फांसी के लिए उसे मेरठ ले जाया जा रहा था, लेकिन जब वो मेरठ पहुंचने वाला था तब कुछ वकील ने डासना कोर्ट में ये सवाल उठाया कि कोहली को उसकी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। फिर रात में कोर्ट लगाया गया और कोहली की फांसी की सजा को खारिज कर दी गई। ये केस एक तरफ से देखा जाए तो कैनाबलिज्म का केस है। कैनाबलिज्म मतलब जब एक इंसान दूसरे इंसान का मांस खाता है तो उसे कैनाबलिज्म कहते हैं। अब कहाँ है मुनिंदर सिंह पंधर और सुरेंद्र कोहली? 2017 में सीबीआई कोर्ट ने मुनिंदर सिंह और आदमखोर नौकर सुरेंद्र कोहली को पिंकी सरकार के मर्डर और रेप केस के लिए फांसी की सजा सुनाई। कोहली को 12वें निठारी कांड में 16 जनवरी 2021 को दोषी ठहराया गया था। कोहली को अपराध मुक्त कर दिया गया 13th मर्डर केस में लैक ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस के कारण। आज भी दोनों अपराधी डासना जेल में हैं। कोहली ने कुल 16 से 17 खून किए थे, लेकिन पुलिस कर्मियों का कहना है कि आज भी उसको अपने द्वारा किए गए अपराध पर कोई पछतावा नहीं है। जब वो पुलिस को सारे कांड बता रहा था तब भी उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। आप सोच ही सकते हैं कि ऐसे इंसान की मानसिकता क्या होगी। तो ये था पूरे हिंदुस्तान को झंझोर कर रख देने वाला निठारी कांड। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। धन्यवाद।